सो ये एवरीवन दिस अक्षांश। सो कल से अभी तक सब लोगों की यही क्वेरीज हैं कि सर डीटी का क्या करें और ऑडिट में मार्क्स नहीं आ रहे। अब 5 साल पहले मेरे डीटी में एक बार 33 मार्क्स आए थे और मेरे को बड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता था। यार मैं तो बड़ा पढ़ने वाला बच्चा था, स्कूल में तो मैं टॉपर था, अभी क्या हो गया, मेरे को नज़र तो नहीं लग गई किसी की, या फिर मेरे अंदर ही कोई कमी आ गई, या फिर मैं अपने ऐसे कुछ सोचने लग जाता था कि शायद मैं ही डिस्ट्रैक्टेड हूँ और खुद को ही ऐसे कोसने लग जाता था। शायद आप लोग भी ये फील करते होंगे कि भाई हमारे अंदर ही क्या कमी है, पहले तो हम कोई बच्चा स्कूल टॉपर होगा, कोई स्टेट टॉपर होगा, कोई कुछ होगा, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ गई, मतलब ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है हमारे बीच में। फिर हमको लगता है कि क्या पता ये सीए थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसलिए स्कूल में इतना इजी था, या तो ये फ़र्क होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखो, आपके दिमाग में मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें चलती होंगी। इसको एंड तक देखो, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो चीटिंग है। देखो, और एंड में लाइक करना पूरा वीडियो सुनने के बाद। अब सुनो मेरी बात। देखो, जब 33 मार्क्स आए थे ना, तो मैं बड़ा बड़ा डिप्रेस था यार कि हुआ क्या, अब कैसे लाएं, इतना सारा बड़ा सब्जेक्ट है, एक दिन में तो सम अप भी नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। जैसे अपनी मम्मी लोग होती हैं, वो कौन सा ज़्यादा, मतलब माय मम्मा इज़ हाउसवाइफ, तो अब अगर से चलते फिरते एक एडवाइस दी तो मेरे को बोलती हैं कि जो चीज़ जितना परेशान करे ना उसको उतनी ही बार करो। अब ऐसे चलते फिरते एक लाइन थी पर हिट कर गई दिमाग में, तो बेसिक सी लाइन थी। मैंने क्या किया, अब जैसे मैं एनआर टैक्सेशन खोल के बैठता था, मेरे को पता नहीं, अब एनआर करता था ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग जाता था, फिर बीच में पता नहीं कुछ आ जाता था उसमें जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था। कोई सा भी चैप्टर खुलता था, वो आपका असेसमेंट प्रोसीजर खुलता था, थोड़ा थोड़ा समझता था, थोड़ा थोड़ा समझता ही नहीं था, फिर वो इंटरेस्ट भी नहीं जाता था, बेमन से पढ़ता था। मैंने क्या किया, जैसे आप भी किसी का भी क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो, जो भी आपको क्वेश्चन बैंक 100% रिलायबल लगे, किसी का भी क्वेश्चन बैंक चूज कर लिया, लगभग लगभग सब में सेम ही क्वेश्चन होते हैं। अब जो चैप्टर जैसे आपको समझ में आ रहा है, ये चैप्टर तो समझ में आ गया, इसके आपने क्वेश्चंस भी कर लिए, बहुत ही बढ़िया। मैंने ना कंप्लीटली क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करी। मैंने क्या किया, जैसे एनआर टैक्सेशन है, मेरे पल्ले पड़ा जितना नहीं पड़ा, मैंने तो क्लासेस भी नहीं थी। फिर क्या किया, क्वेश्चन बैंक उठाया और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया। क्वेश्चन देखता था, क्वेश्चन में सपोज करो कोई नया पॉइंट है आंसर में, तो उसको समझने के लिए उसका कॉन्सेप्ट देखता था कि बुक में कहाँ है वो कॉन्सेप्ट, जैसे आप जिसकी भी आप बुक रेफर करते हो, तो उस क्वेश्चन को समझा, फिर वो कॉन्सेप्ट पे गया कि भाई ये क्या लिंकेज है। तो ऐसे सबसे पहले मैंने सारे क्वेश्चंस करे, भाई पास्ट आरटीपी एमटीपी मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस करते करते कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी। अब जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, डी टी डबल ए, ट्रांसफर प्राइसिंग और असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का जो आपका क्वेश्चन आता है ना, और आपका एनआर टैक्सेशन ट्रस्ट वाला, उनको लिखे बड़े बड़े क्वेश्चनों को। तो पहली बार मेरे को, अब एक लेमैन की तरह बता रहा हूँ कि भाई मेरे को तो जब ज़्यादा नॉलेज ही नहीं जिस सब्जेक्ट की, जिसमें दिक्कत आ रही है, अब क्या करें उसका। इस अप्रोच से गया कि क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझा। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी, कोई नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया तो सुनो तो सही। फिर मैंने दूसरी बार क्वेश्चंस करे, ठीक है, अब मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़े और बेटर लगने लगे। फिर मैं क्या करता था, किसी का जैसे रिवीजन लेक्चर देख लिया, ठीक है। अब मेरे टाइम तो, हमारे टाइम, मतलब बीबी सर का नया नया आया ही था, ऐसे नाम लेना चाहिए पर अच्छा ही पॉजिटिव में ले रहा हूँ। तो उनका रिवीजन जैसे 2 बार क्वेश्चंस करे, फिर रिवीजन लेक्चर देखा। फिर रिवीजन लेक्चर देखता था ना, तो और चीज़ें समझ में आती थी, 2 चीज़ें नहीं समझ में आई। शुरुआत में रिवीजन लेक्चर ना देख के, जिन चैप्टर्स में मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसमें तो शुरू में रिवीजन लेक्चर देखा और क्वेश्चंस करा, काम बढ़िया हो गया। जो मेरे को नहीं पल्ले पड़ रहे, पहले उनके क्वेश्चन क्वेश्चन निपटाए, फिर तीसरी बार क्वेश्चंस करे, तो बहुत कम टाइम में, और अब की बार मजा भी आने लगा। और अब की बार बहुत कम जैसे क्वेश्चंस है ना जो मैंने पहले लिख के देखे थे जिनमें एरर हो रही थी, अब वो एरर भी नहीं हो रही थी, अब लिखना भी कम पड़ा। चौथी बार में तो ऐसा मजा आ गया कि भाई यही सब्जेक्ट है सबसे बढ़िया, मजा देंगे, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस, मतलब चौथी बार जब, और आपको बताऊं, जब मैं पेपर देने गया ना, अब आप बोलोगे कि सर 4 बार कैसे कर लिया, अरे हो जाता है, पहली बार में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, दूसरे में काफ़ी कम, तीसरे में तो बहुत ही कम, और चौथे में तो मज़ा आता है। अब भाई इस कॉन्सेप्ट, इस अप्रोच से, मेरी क्लासेस व्लासेस नहीं ली थी मैंने, मतलब एकदम आपको ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ, इस अप्रोच से मैं एग्ज़ाम से पहले, मतलब जैसे पेपर होता है ना, 1 दिन का गैप मिलता है, उस गैप में भी मेरा 2 बार रिवीजन हो गया। अब आपको यकीन नहीं होगा इस बात पे, पर मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि जब बंदा ऑलरेडी सब करके बैठा है, इतनी बार कर लिया, उसको कॉन्फिडेंस है, तो एग्ज़ाम से पहले अगर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो ना, तो अगले दिन पेपर अच्छा हो ही जाता है, इसमें तो खैर डाउट ही नहीं है।
अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। मैं मेरे भाई को बोल रहा था, छोटे भाई को, तू कल देखना, कल तेरा भाई फोड़ के आएगा। लिटरली आई हैव सेड दीज वर्ड्स टू हिम, और वो हुआ। और अगले दिन 74 मार्क्स है, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। इन्हीं मार्क्स को देख के मेरे को अनअकैडमी ने अप्रोच किया था कि आप पढ़ा दो, तो यही जर्नी थी शुरुआत की। तो मतलब अगर मेरे को लगता है फेल नहीं होता तो वो अच्छे नंबर नहीं आते, तो फिर मैं टीचिंग में भी शायद नहीं होता। ये कहानी थी बैक एंड की। पॉइंट इज दैट कि हमको लग रहा होता है कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर नहीं है। जैसे स्कूल की बात बताता हूँ आपको। मैं 9th में था, 10th में था, तो मेरे स्कूल चेंज किया था मैंने 9th में, तो मेरे हाफ ईयरली में साइंस में कम मार्क्स आए थे, जो अपने ऐसे वन होता है समेटिव असेसमेंट। अब मेरे को वो जो मैम पढ़ाती थी ना, वो इतना समझ नहीं था। वो पूरे टाइम इंग्लिश में बड़बड़ करती रहती थी, मतलब सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट अपने बच्चों में इतनी नहीं थी उस टाइम आईक्यू, है ना। स्कूल भी चेंज किया था तो नहीं समझ में आ रहा था। फिर मेरी अम्मी ने मेरे को ट्यूशन भेजा लाइफ में पहली बार। फिर वो जो टीचर पढ़ाते थे ना, वो बिल्कुल बस बढ़िया समझ में बैठा। और 1.5 महीने बाद प्री बोर्ड हुआ, और तो मेरे 80 में से 77 मार्क्स आए, और वहीं मैं हाफ ईयरली में 70 में से 32 मार्क्स लेके आया था। ये मेरे लाइफ के 2 मोमेंट हैं जो मेरे को हमेशा ध्यान रहेंगे, तो डीटी वाला और एक वो वाला दिन। भाई इसका मतलब मेरे को उस टाइम लगा कि बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, मतलब दिमाग तो है ही ना मेरी में, तभी तो मैं नंबर लेके आ पाया। पॉइंट इज दैट प्रोसीजर में कहीं गड़बड़ थी। अब हमें क्या लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है, हम खुद को कोसने लग जाते हैं कि हाँ, कि दूसरा वाला बंदा टैलेंटेड है, शायद मेरे अंदर ही बुद्धि की कमी है जो समझ नहीं आ रहा। अरे बुद्धि जैसे कोई ऐसी, यहाँ कोई फिजिक्स थोड़ी चल रही है, कोई रॉकेट उड़ाने वाली बेसिक से चीजें। पॉइंट इज दैट वो कहीं ना कहीं हम ट्रैक में गलत हैं। अब गलती क्या हो सकती है, या तो कॉन्सेप्ट समझनी है, या क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा। तो मैंने तो डीटी को उल्टा पकड़ा, क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच रखी। जैसे हमारे टाइम इसका पेपर चलता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। अब उसमें गड़बड़ी क्या होती थी, वो गड़बड़ी भी टेस्ट लिखने से पता चली थी मेरे को, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है लेकिन मैं आंसर कुछ और लिख देता हूँ, क्योंकि वो रटने वाला था। फिर अगली बार मैंने क्या किया, मैंने कहा अब की बार क्वेश्चन हाइड करूंगा, क्वेश्चन आंसर देखूंगा मतलब, और क्वेश्चन हाइड करूंगा और देखूंगा कि इस आंसर का क्वेश्चन क्या था। इस अप्रोच से बड़ी हेल्प मिली। तो क्या कई बार क्या होता है, मैं अप्रोच बदलनी पड़ेगी हमारे लिए। तो डीटी में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कुछ चैप्टर में अनर्थ ही हो रहा है आपके साथ, तो चैप्टर छोड़ने का मन कर रहा है, आप है ना क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच रखो। मैं तो कह रहा हूँ 4 बार क्वेश्चन बैंक निकाल लो, तुम फेल हो जाओ तो मेरे को बता देना। पहली बार करो, फिर टेस्ट लिखो, फिर तुम्हारे नंबर कम आएंगे, है ना, 40s में, ऐसे तो दुखी मत हो। दूसरी बार फिर करो, तीसरी बार, चौथी बार मॉक टेस्ट देने में मजा आएगा हमको, क्योंकि इंस्टीट्यूट में भी यही क्वेश्चंस होते हैं जो आप यही सीखते हैं, और क्या है। तो जो चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे ना, तो क्वेश्चन से भी आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। फिर आप रिवीजन लेक्चर देखोगे, किसी क्लास ले रहे हो तो अलग ही बात है, मतलब अगर किसी का रिवीजन लेक्चर भी देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल अपने आप बढ़ जाएगा आपका, ट्राई करना। अब बात आता है ऑडिट का, क्या करें। ये भी बड़ा खतरनाक पेपर है ना। ऑडिट मेरे को याद है इंटर में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, 70s में थे, वो भी अपने आप में बड़े अच्छे थे। ऑल्दो फाइनल में इतने अच्छे नहीं आ पाए थे, पर हाँ फाइनल में भी 50s में तो थे, जो कि ऑडिट का पेपर खतरनाक ही आया था। अब ये भाई ये सब्जेक्ट ऐसा है, क्योंकि मेरे को तो चिढ़ मचती है थ्योरी से, मतलब मजा ही नहीं आता था मेरे को तो। पॉइंट इज दैट ऐसा फील होता था कि जैसे आज 10 घंटे ऑडिट पढ़ लिया ना, एंड ऑफ द डे ऐसी फीलिंग आती थी कि अगर ये काम है ना 2 घंटे जितना काम था, जिसमें मैंने 10 घंटे लगा दिए। मतलब सच में ऐसी फीलिंग आती थी, शायद आपको भी आती होगी, ठीक है। बिल्कुल यही फीलिंग कि यार ये तो 2 घंटे का काम था, 10 घंटे लग गए, पूरा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। अब 10 दिन 8 दिन आप ऑडिट को अलग से दे रहे हो, 6 दिन दे रहे हो, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या है, दिन का जो भी सबसे आपका प्रोडक्टिव टाइम हो ना, 2 घंटा 2.5 घंटा, उस टाइम आप ऑडिट पढ़ो। और ये इतना घटिया सब्जेक्ट लगता था मेरे को कि भाई मतलब करते रहो करते रहो। अब मैंने पता है क्या किया, रोज 2-2.5 घंटे ऑडिट का फिक्स टाइम लग दिया, अलग से ऑडिट को मैंने दिन ही अलॉट नहीं किए। रोज पढ़ता था ऑडिट, और जो 2 दिन का एक साथ पढ़ लिया, तीसरे दिन उसका फिर एक बार रिवीजन कर लिया। फिर 5 दिन का, 5वें दिन पिछले 4 दिन का एक बार रिवीजन कर लिया। मैंने कहा इसको 10 बार देखूंगा, कुछ तो दिमाग में बैठेगा, कुछ तो लिख के आऊंगा ना मैं। और दूसरा क्या करता था, जैसे मैं तो मॉड्यूल से पढ़ता था, अब तुम लोग क्या करते हो कि बुक लेते हो किसी की, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बुक रख रहे हो ना, जिसकी भी फैकल्टी, उसके साथ मॉड्यूल भी रख लो। अब क्या पता उस फैकल्टी, क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक तो करना ही है। अब उस बुक में क्या पता मॉड्यूल में कोई 3 चैप्टर 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो जो तुम्हारी बुक में नहीं है। तो अब क्या करो कि अब जैसे कोई टॉपिक है, उसके 4 पॉइंट दे रखे हैं जो मॉड्यूल में, लेकिन उस बुक में नहीं है जिससे तुम पढ़ रहे हो। एटलीस्ट कीवर्ड हेडिंग हेडिंग तो याद रख लेंगे रटने के लिए। एक बार समझ लिया, हेडिंग हेडिंग ध्यान रख लो। और कोई टॉपिक पर्टिकुलर, जैसे आपको पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पे टाइप करो, वही टॉपिक कोई ना कोई तो बोल ही रहा होगा उस टॉपिक के बारे में।
वो देख लो वहीं पे। मतलब एक तो होता है कि मगअप करना, बिल्कुल ही अंधे की तरह रट रहे हो, वो भी बेकार है। थोड़ा तो समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है ये, तभी तो रटाई में आएगा। और आप कुछ निमोनिक्स भी बना सकते हो, पर ज़्यादा मत बनाना कि हर पन्ने बना दी। जो बनाओ वो ऐसी होनी चाहिए जो आप जिस लेवल के आदमी हो, जैसे अगर आप घटिया कोई निमोनिक बना रहे हो उल्टा-सीधा जो आपको याद रहे, वैसा बना लो, कौन देख रहा है? याद रहना चाहिए, है ना? मतलब पॉइंट इज़ दैट कि पर ऐसे नहीं कि बुरी तरह पूरी बुक ही उससे भर दो आप मेमोरी टेक्निक से, तो फिर वो इधर की मेमोरी टेक्निक उधर घुस जाएगी, उधर की इधर घुस जाएगी। लिमिटेड मेमोरी टेक्निक रखो और मॉड्यूल भी साथ में रखो। जो टॉपिक्स मॉड्यूल में कवर्ड है लेकिन आपके बंदे की आपकी फैकल्टी की बुक में कवर नहीं है ना, तो इसका मतलब हो सकता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, पर एक बार उसकी भी पॉइंट्स पॉइंट तो देख के जा ही जाओ कि भाई अंदर का लिख देंगे पर पॉइंट पॉइंट तो लिख ही लें। और जो छोटे छोटे चैप्टर है ना ऑडिट में, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी, पता नहीं बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर है, ये छोटे छोटे चैप्टर नंबर दिलाते हैं, इस पर फोकस करो। और अब की बार ऑडिट का पेपर खतरनाक आ गया, तो अब इतनी उम्मीद नहीं है कि ऐसा ही आएगा, तो अब चिंता मत करो ऑडिट के बारे में। तो डीटी में क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच बहुत हेल्प कर सकती है, आप इस पर ट्राई करो जो टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आते, क्योंकि मैं छोड़ने में बिलीव ही नहीं रखता था। जैसे पेनल्टी का क्वेश्चन है, अब पेनल्टी मैंने पढ़ा ही नहीं है, मान के चलो, उनका चलो क्वेश्चन बैंक तो करके ही जाते हैं। तो मैं शुरू से है ना, जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ आप लोगों को, तो मेरा अभी जैसे आपको पता है, जैसे क्लास में इतने बच्चे आते हैं आईडीटी के अंदर, वो हमको सर सब आता है पर हमारे नंबर ही नहीं आ रहे, 45 में नंबर आ रहे हैं, हम 5 साल से पेपर लिख रहे हैं, हमारे नंबर ही नहीं आ रहे। अरे तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। अब की बार जैसे मैं जो बैच भी ले रहा हूँ ना, तो मेरा फोकस यही है, जैसे अपना रेगुलर फास्ट कोई सा भी बैच हो, मैं क्वेश्चन तो सारे करवाता हूँ, पर मैं इनका क्वेश्चन ऐसे 100% क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच, भाई इतने से टाइम में बच्चों को सारे क्वेश्चन करा दो, बच्चा पास हो ही जाता है। मतलब क्योंकि हैं तो अपन वही पुराने जमाने वाले ना, स्कूल वाले। अब स्कूल में हम क्यों पास हो जाते थे आपको पता है? ऐसा नहीं कि स्कूल की पढ़ाई कम इजी थी और सीए की पढ़ाई डिफिकल्ट है। स्कूल में भी वो ट्रिग्नोमेट्री कई लोगों को, जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी, उनका भी दिमाग खराब करता होगा, पता नहीं क्या है। उस ट्रिग्नोमेट्री अगर टेक्निकली बोलूँ तो ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा टफ होता होगा जितनी अभी सीए फाइनल की चीज़ें, सच बताऊँ तो, है ना? उस लेवल के आईक्यू के हिसाब से सोचें तो। पर वहाँ नंबर क्यों आ जाते थे? अभी वहाँ क्या होता था, सबसे पहले यूनिट टेस्ट होता था, फिर एक और यूनिट टेस्ट सेकंड, फिर हाफ ईयरली, फिर प्री बोर्ड, फिर फाइनल। तो फाइनल तक आते-आते उस चीज़ को आप 3 बार तो पहले ही लिख के देख चुके, पहली बार 3 बार आप पढ़ चुके, अपने आप ही नंबर आएँगे ना भाई। अब यहाँ नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि आप सीधा जंप करते हो फाइनल एग्ज़ाम में, और फाइनल एग्ज़ाम में आपका मॉक टेस्ट बन के रह जाता है। तो आप तो यही करो, हर पेपर का टेस्ट लिखते जाओ, करते जाओ टेस्ट। डेट डिसाइड कर ली, 3 दिन बाद एएफएम का पेपर देना है मेरे को। अब भैया 3 दिन ही है तुम्हारे पास जो है, अब इसमें पढ़ के रखो। अब आपके पास अगर कोई डेडलाइन नहीं होती ना, आप ढीले-ढीले चलते रहते हो। चलो अब एएफएम इस दिन तक कर लेता हूँ, वो हो नहीं रहा तो 2 दिन और एक्सटेंड कर रहे हो। हर बार आप रिवीजन का जो भी प्लान होता है उसमें 1-1 दिन आपके वैसे एक्सटेंड हो जाते हैं। तो 6 पेपर में 6-7 दिन तो वैसे ही एक्सटेंड हो गए पहले रिवीजन में। फिर आप सोचते हो थर्ड रिवीजन तो अब नहीं हो पाएगा, सेकंड ही कर लेते हैं। जो डेट फिक्स कर ली ना, उस दिन पेपर लिख लो। जो भी डेट फिक्स कर ली, शुरू के 1-2 मॉक में आपकी स्थिति खराब होगी, थर्ड फोर्थ मॉक से आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर चुका होगा कि पेपर देना ही है इस दिन को। फिर अगले मॉक टेस्ट में इंप्रूव करो जो रह गया, ठीक है? तो टेस्ट देते जाओ और चलते जाओ, और जो टॉपिक बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा ना, बिल्कुल ही बर्बाद है, आप जो छोड़ने वाली स्थिति में हो, कुछ नहीं तो उसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो देख के ही जाओ, ठीक है? आपको स्ट्रैटेजी ऐसा ऐसा लग रही होगी कि ये कोई बढ़िया, मतलब सीनियर आदमी तो कभी इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं बताएगा आपको, पर मैं एकदम भाई वाली चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अनप्रोफेशनल ज़रूर होगी स्ट्रैटेजी, लेकिन वर्केबल है। देसी एकदम ग्राउंडेड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आदमी हम वही हैं पुराने वाले। अब हमको वैसी जैसे हम स्कूल में थे ना, वही अब अपन को पीटीएम में भी कुटाई होती थी, यूनिट टेस्ट में फेल होते थे, फिर अपन सीरियस होते थे, धीरे-धीरे तो हम वही लोग हैं। हम वो फर्स्ट अटेम्प्ट में चले जाएँ एग्ज़ाम में और पहली बार ही पेपर सामने आए और 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लें और बिना कोई सिली मिस्टेक के हम पेपर कर लें, वो हम वैसे कभी थे ही नहीं हम। तो हमको तो 2-3 डेमो देने पड़ते हैं, तब जाके हम थोड़ा सुधरते हैं। तो स्थिति हमारी वैसी है देखो, एक्सेप्ट करो आप। बाद में सही कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करना, और आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो, टेस्ट वेस्ट दो, काम हो जाएगा, है ना? चलो, बाय-बाय।